स्कूल के संचालक श्री लखवीर सिंह राणा साहब, मेरे छोटे भाई शैलेश मित्तल जी और यहाँ उपस्थित स्कूल के अंदर जो छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं उनके अभिभावकगण और नन्हे मुन्ने बच्चे। जब मैं इस स्कूल के वार्षिक उत्सव में आ रहा था तो मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये सेकंड क्लास मतलब प्री प्राइमरी स्कूल है। हालांकि मैंने आने से पूर्व ये बता दिया था कि मैं 7 बजे तक आ पाऊंगा। 6:30 की एक मीटिंग में एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज एक कुछ आवश्यक बैठक थी, उसमें भाग लेना जरूरी था। लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर 7 बजे भी आया, 7:15 बजे भी आया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए मुझे लगा कि मैं विलंब से हो गया मुझे आने में। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ उन बच्चों से और बच्चों के अभिभावक गणों से कि मेरे आने में जो विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। किसी भी स्कूल का जो वार्षिक उत्सव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो वर्ष भर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे प्रमुख अगर कोई होता है तो स्कूल का वार्षिक उत्सव होता है। क्योंकि बच्चे उसके लिए पूरे वर्ष भर तैयारी करते हैं और न केवल तैयारी करते हैं बल्कि इंतजार करते हैं। और जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वो बहुत इंतजार करते हैं और अपने मम्मी पापा को इस बात के लिए बार बार ताकीद करते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि मम्मी या पापा आज मेरे स्कूल का वार्षिक उत्सव है, आप आना मत भूल जाना। फिर कई बार मम्मी पापा जब व्यस्त होते हैं तो कभी कोई कहता है कि पापा आ जाएंगे, मम्मी नहीं आ पाएंगे, और कभी कोई कहता है कि मम्मी आ जाएंगी, पापा को बाहर जाना है या पापा को काम है। तो बच्चे उसमें भी इस बात को प्रयास करते हैं कि मम्मी और पापा दोनों हों, और अगर बड़े भाई बहन हों तो वो भी हों, क्योंकि वो उनके सामने वार्षिक उत्सव में अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं जब यहाँ इस बच्चों का कार्यक्रम देख रहा था तो मैं अपने लगभग 15 साल 17 साल पूर्व टाइम में चले गया था कि जब मेरे बच्चे भी स्कूल में परफॉर्म किया करते थे 20 साल पहले, तो मेरे को भी वो इसी तरीके से ले जाया करते थे। फिर मुझे कई बार ऐसा लगता भी था, चीफ गेस्ट जब लेट हो जाते थे, कि देखो ये कहाँ लेके आ गए, उनकी वजह से हमें रुकना पड़ रहा है। तो आज आप लोगों की भी फीलिंग वही होगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थना की है। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ से जब बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो सेकंड क्लास तक के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि मैं उनको कुछ बात कहूँगा तो उनको शायद अभी उस बात का अर्थ नहीं समझ आएगा। तो इसलिए उन बच्चों के लिए तो यही कहना चाहूँगा, यही शुभकामना करना चाहूँगा और कामना परमपिता परमात्मा से करना चाहूँगा कि उन बच्चों को सारी खुशियाँ दे, उन बच्चों को उनके चाहे गए मुकाम तक पहुँचाए प्रभु, और उन बच्चों को उनकी चाही गई जरूरतों को पूरा करने के लिए आप सब अभिभावक गणों को भी प्रभु शक्ति दे। यही कामना मैं उन बच्चों के लिए करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ अभिभावक गण हैं तो मुझे लगता है कि मैं उस अवसर का लाभ उठा के कुछ बातें आपसे भी कहना चाहूँगा। मेरे भी एक बेटा और एक बेटी है। हम सब लोगों की एक इच्छा होती है, पहली इच्छा तो हमारे घर में होती है कि कोई डॉक्टर बने। हर किसी बच्चे के माँ बाप उसको डॉक्टर बनाने के लिए लगे रहते हैं कि बेटा तुम्हें पढ़े होकर डॉक्टर बनना है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा कलेक्टर या एसपी बने, आईएएस या आईपीएस बने, कोई बड़ा अधिकारी बने। और निश्चित रूप से ऐसा सोचना भी चाहिए, ये अच्छी बात है बच्चे के भविष्य के लिए। और अगर आपका बच्चा इस मुकाम तक पहुंचता है तो वह न केवल आपका बल्कि आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करता है। और जब कोई बच्चा हमारे घर का कलेक्टर या एसपी या कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो जो रिश्तेदार आपसे दूर रहा करते हैं और जो दूर दूर के भी रिश्तेदार होते हैं वो सब नजदीक आ जाते हैं और अपनी रिश्तेदारियां खुद बताने लगते हैं। तो ये चाहत हर माँ बाप की होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं अभिभावक गणों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बच्चे को केवल आपको उतना देखना है कि जो उसका मन है उसके अनुरूप
हम उसको सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हमें अपना निर्णय बच्चे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि कई बार हम अपने निर्णय थोप के बच्चे के उस अंदर के जो उसके अंदर टैलेंट होता है उस टैलेंट को दबा देते हैं, मोड़ देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बच्चा चाही गई सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है। मैं आपको 2 उदाहरण देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं जितना देर बोलूंगा तो नहीं सर्दी बढ़ती जाएगी, अब ऐसा मुझे लग रहा है, और आप सब लोग उस तैयारी से नहीं हो। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, एक इंदौर के एक नवयुवक अभिनव दुबे का। एक अभिनव दुबे नाम का नवयुवक है, इस वक्त उसकी उम्र 30 से 32 वर्ष होगी, और वो जब पढ़ रहा था तो उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो IAS IPS अफसर बने या बड़ा इंजीनियर बने। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो आर्थिक स्थिति के अंदर भी समझौता करते हुए अपने माता पिता, उसके माता पिता अपनी चाहतों में, अपनी जरूरतों में कंप्रोमाइज करते हुए उस बच्चे को पढ़ाई के लिए चीजें उपलब्ध करा रहे थे। उस बच्चे ने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करने के बाद उसको दिल्ली भेजा गया इस बात की तैयारी के लिए कि वो जाके वहाँ IAS IPS की प्रशासनिक अधिकारी की कोचिंग करे। और जब वो कोचिंग करने गया तो उसका मन नहीं लग रहा था वहाँ, लेकिन माता पिता का प्रेशर था कि उसे IAS IPS बनना है, तो वो बेचारा कोचिंग कर रहा था। लेकिन कोचिंग करते करते 2-4 महीने जब मन नहीं लगा तो उसने एक बिजनेस सुना कि एक चाय की दुकान से भी वो बड़ा आदमी बन सकता है। तो वो घर पे बताए बिना वह कोचिंग से जाके इंदौर में अपना, उसने मतलब इंदौर के पास के रहने वाला था, लेकिन इंदौर पहुंच गया, और उसके पास जो उसके सेविंग्स थी उसमें उसने एक दुकान खोली, उसका नाम रखा चाय सुट्टा बार। और वो जब दुकान खोली तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका बोर्ड भी बनवा सकता है या दुकान को रंगवा पुतवा सकता है। तो उसने जैसे बना वैसे दुकान खोल दी, और दुकान खोलने के बाद उसने देखा कि पहले दिन मैं चाय फ्री रखता हूं, उस दिन पैसे नहीं लूंगा। उसने फ्री रखी चाय, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। ग्राहक नहीं आया तो पहले दिन की चाय बेकार हो गई। अगले दिन फिर उसने दुकान खोली और काल्पनिक भीड़ इकट्ठी की उसने जितने लोगों से कि आपको कुछ चाय नहीं पीना, आप तो मेरी दुकान पे आके खड़े हो जाना, बस लोगों को दिखे कि इस दुकान पे भीड़ लगी है। लोगों ने ऐसा मान लिया और वो आ गए और लोगों ने उसकी चाय पी, और वो चाय में इतना स्वाद था कि आज उसकी 100 से ज्यादा शाखाएं पूरे देश के अंदर है। लगभग 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर वो अभिनव दुबे इंदौर का कर रहा है, और आज एक बड़ा उदाहरण बन चुका है जिसकी चर्चा आज इस सुपर किड्स स्कूल के वार्षिक उत्सव में मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो IAS IPS भले ही नहीं बना, लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट था उसने उसको उपयोग किया, और आज वो सफल इंसानों में गिना जाने लगा। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र के पालपुर गांव या ऐसा कोई नाम पड़ता है, वहां का एक बच्चा था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। पंचर की दुकान थी, साइकिल की पंचर जोड़ने की दुकान थी। उसके पिता की मृत्यु हो गई तो वो 10th क्लास में पढ़ रहा था, और 10th क्लास में पढ़ रहा था तो उसने देखा कि अब पढ़ाई कैसे चलेगी, दुकान पे बैठना जरूरी होगा। तो वो दुकान पे पंचर जोड़ने का काम करने लगा। वरुण वर्णमाल उसका नाम था। और जब वो पंचर जोड़ने का काम करने लगा, और पंचर जोड़ने के काम से लोगों को लगा कि ये तो पढ़ने वाला बच्चा है और अब ये पंचर जोड़ रहा है, लेकिन उसके पिता का असामयिक निधन हो गया था तो उसके ऊपर बड़ा दुख वो था। तो उसको पढ़ाई छोड़ना उतना बड़ा दुख नजर नहीं आया जितना बड़ा दुख दूसरा वो सामना कर रहा था। उसका जब 10th का रिजल्ट आया तो उसने उस समय 89% प्राप्त किया और फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। और जैसे ही उसकी फर्स्ट रैंक आई और उसको फिर पढ़ाई छोड़ने का दुख होने लगा कि मेरे पढ़ाई छोड़ रहा हूं और मैं चाहा गया मुकाम नहीं हासिल कर पाता। उसकी माँ ने आगे आई और माँ ने बोला कि तुम पंचर की दुकान छोड़ो, मैं पंचर की दुकान पर मैं बैठूंगी और कैसे भी करूंगी, तुम पढ़ो। उसने माँ की इस बात को माना। फिर कुछ लोग और उसके पिता के दोस्त उसके सहयोग करने के लिए आ गए और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने लगे। पढ़ाई का खर्चा उठाने लगे, इंजीनियर वो बन गए।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के बाद उसे एक कंपनी में जॉब मिल गई, और जॉब मिल गई तो उसे बड़ा पैकेज मिला। तो माँ का सपना लगा कि अब जो मेरा बेटा इतना पैसा कमाने लगेगा और कमाने लगेगा तो जो हमारी घर की स्थितियां हैं उसमें बदलाव आएगा। लेकिन उस बच्चे ने वो जॉब ज्वाइन नहीं किया। जॉब ज्वाइन नहीं किया तो माँ ने उससे बोलना बंद कर दिया। उसको लगा कि देखो अब ये बच्चा मेरा पढ़ लिख गया और अब ये जॉब नहीं कर रहा, अब मेरे दूसरे बच्चों के लिए भी कुछ करना है जो बच्चों ने उसके लिए किया है। तो उनको ऐसा लगा और उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। लगभग 3-4 महीने बाद आईएएस का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो उसमें देखा कि वरुण बर्णवाल नाम के बच्चे की 8वीं रैंक आई थी। और जब वो 8वीं रैंक आई तो उसके गांव में मीडिया वाले पहुंचे और गांव में परिवार को तलाशते हुए पहुंचे कि वरुण बर्णवाल कहां रहता है। उसकी मां से मिले तो उसकी मां को ये समझ ही नहीं आया कि उनका बच्चा आईएएस पास हो गया है। उन्हें लगा कि ये कुछ चक्कर हो गए, ये सब लोग क्यों आ गए मेरे पास, ऐसे क्यों परेशान कर रहे हैं। तब उसको कई बार समझाया उसकी मां को कि तुम्हारा बच्चा आईएएस बन गया है, एक बड़ा अफसर को आईएएस का मतलब नहीं समझती थी। उसको बताया कि तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बन गया है। तब उनको लगा कि मेरे बच्चे को मैं नाराज हुई थी, वो मैंने गलती की थी, और आज वो बच्चा आईएएस है और डिप्टी कलेक्टर अभी ट्रेनिंग के पीरियड में है और प्रशिक्षु पीरियड में। उस समय वो संयुक्त कलेक्टर के रूप में पदस्थ है। तो ये बात भी मैं इसलिए और बताना चाह रहा था कि जो बच्चे की इच्छा है, जो बच्चा करना चाहता है, हमें केवल इतना देखना चाहिए कि वो कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, बस इतना हमें देखना है। और उसको उस दिशा में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बच्चा अपने चाहे गए मुकाम पर, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को हर काम करने के लिए नहीं भेजा है। हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, हर कोई एसपी नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। तो ईश्वर ने जिसको जो काम करने के लिए भेजा है, हमें उसको वो काम करने देना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा भी एक दिन इस देश के अंदर नाम रोशन करेगा, इस शहर के अंदर नाम रोशन करेगा और आपके घर का नाम रोशन करेगा। ये मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, खासकर राणा जी का और शैलेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को आपने यहाँ बुलाया और इतना सम्मान दिया। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए पुनः आप सभी के प्रति और आपके बच्चों के प्रति अपनी पूर्ण शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।